हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने जो बीपीएससी ट्री के 1 2 3 में की परीक्षा में मैथ के जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं उसका एक श्रृंखला शुरू किया है। आज उसका चौथा दिन है, यानी कि चौथा पार्ट है। ठीक है, तो ये श्रृंखला अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो हमारा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो आज चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 से शुरू होता है। तो 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसा दान किए। नायडू द्वारा की गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा की गई राशि से 125 रुपये क्या है, अधिक है। ठीक है, 125 क्या है, अधिक है। यदि उसके द्वारा दान की गई कुल धनराशि, वो दोनों मिलाकर कितना 975 रुपया दान करते हैं, तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई धनराशि क्या है। चलिए ठीक है, वो क्या सुब्रमण्यम का पूछता है था। मान लेते हैं कि सुब्रमण्यम है जो 100 रुपया दान करता है। ठीक है, मान लेते हैं कि 100 रुपया दान करता है। ठीक, तो नायडू कितना करता है, तो नायडू कितना करता है कुछ के अनुसार देखते हैं। तो नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि का 125 अधिक है, यानी कि सुब्रमण्यम एक्स करता है तो इससे एक्स करता है तो एक से 125 रुपया अधिक दान करता है। ठीक है, तो यही दोनों मिलाकर, ये दोनों को मिलाकर ही ना, दोनों इतना दूर कितना कर रहा है दान, दोनों मिलाकर 975। सिंपल है, यानी कि यही दोनों ना मिलाकर 975 कर रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x, और 125 को इस तरफ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 058 850। अगर काट देते हैं तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 25 दूनी 25, यानी कि 425 रुपये। यानी कि सुब्रमण्यम कितना रुपया दान करता है, 425 रुपये। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन थे। अब देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है। हम सीधा वैल्यू पुटिंग मेथड से बना रहे हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड से बना रहे हैं। ठीक है, ये होता क्या है, हम ऐसा वैल्यू पुट करके देखते हैं जो दोनों इक्वेशन में हमारा वैल्यू का वेरीफाइड कर जाए, यानी कि दोनों समीकरण हमारा दोनों का जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा उतना वैल्यू आना चाहिए। तो हम मानते, यहाँ पर हम सीधा हम पुट कर रहे हैं। अगर हम एक्स बराबर 2 लेते हैं और वाई बराबर -1 लेते हैं, अगर एक लेंगे और दोनों केस में समझा देता हूँ। एक्स बराबर 2 और एक्स बराबर माइनस वाई बराबर -1। ठीक है, तो अगर एक्स बराबर 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 का पावर 4 कितना हो जाता है 16, और एक का पावर एक ही, वाई का पावर कितना, एक तो एक ही रह जाएगा, यानी कि 17। लेकिन यहाँ तो पुट कर जा रहे वैल्यू सबसे सेटिस्फाइड कर जा रहा है। लेकिन अगर एक्स बराबर यहाँ 2 है और ये वाई बराबर +1 है तो यहाँ पर 3 आ जा रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने वाई को -1 कर दिया। अगर यहाँ पर वाई -1 कर देते हैं, अगर यहाँ -1 कर देते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 2 - 1 बराबर 1। तो दोनों जगह हमारा वैल्यू क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्स बराबर 2 और वाई बराबर -3। तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पुट करके देख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -2x वाई है ना। तो एक्स का वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर गुने -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो एक ही आ जाएगा। ठीक है, फिर लिखते हैं पहले 2, एक्स का वैल्यू कितना है 2 और वाई का वैल्यू -1। तो 2 का पावर 2 यानी कि 4। ठीक है, और -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है प्लस में 1 आता है, ध्यान रखना है ना। तो उसके बाद -2 दूनी 4 और माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा यानी कि 4 है ना। 4 कितना हो जाएगा 8 4 4 8, यानी कि मेरा 8 आंसर सही हो जाएगा 56 का ए नंबर। देखिए अब 57 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से मतलब एक वर्ड है बढ़ते क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में बात कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की बात कर रहे हैं। तो देखिए हमेशा जब भी ऐसा ऑर्डर असेंडिंग हो चाहे असेंडिंग ऑर्डर हो, हमेशा एलसीएम निकालते हैं। तो किसका एलसीएम निकालेंगे, डिनोमिनेटर का, यानी कि हर का एलसीएम निकालते हैं। डिनोमिनेटर का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 36 18 60 45, देखिए एलसीएम निकालने का सबसे सिंपल तरीका है, सबसे इसमें से बड़ा वाला ढूंढेंगे। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है 60, यानी कि 60 का मल्टीपल बढ़ते जाएंगे, 60 का मल्टीपल बढ़ते जाएंगे। तो 60 का मल्टीपल कितना होता है 120 180। ठीक है, पहले लेते पहले 60 ही को लेते हैं। तो 60 कौन काटेगा, 60 को किसी किसी को काट सकता है, नहीं काट सकता है। अब 120 लेंगे तो 20 कोई काट रहा है, नहीं काट रहा है। अब 180 को लेते हैं तो 180 36 भी काट देगा, 18 भी काट देगा, 60 तो काटेगा ही। अब 45 को 180 होता है, यानी कि हमारा एलसीएम कितना होगा, कुछ नहीं 180 होगा। ठीक, अगर हम हर को 180 करते हैं, देखिए अगर हम हर को कितना कर देते हैं 180, अगर हम 36 को मतलब हर को सबको 180 करना है। ठीक है, तो हमको 31/36 है। अगर इसको 180 करना है, हर एलसीएम कितना आ रहा है 180, तो इसको हमको कितना से मल्टीप्लाई करने को पड़ेगा 5 से, यानी कि दोनों में ऊपर नीचे कितना से 5 करना पड़ेगा 5 से। तो 5 और कितना हो जाएगा तेरे 5 दिया 15 है ना, 155। ठीक है, पहला 155 आएगा। इसी तरह सारा इसमें 18 है,
तो 18 कितना 10 से मल्टीप्लाई करने यानी 170 होगा, ठीक है। और ये कितना है कि 60 है, 180 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ऊपर से भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 3 9 27 25 15 2 17। और ये 45 45 चौका 180 होता है, ठीक है। तो 4 से 4 12 5 अच्छा चौका 16 1 17। तो अब देखते हैं सबसे छोटा कौन था, 155 छोटा है, और सबसे बड़ा कौन है, 177, ठीक है। तो सबसे बड़ा था सबसे बड़ा कौन है, 155, यानी कि सबसे 55 31/36 का ही 155 आया था, यानी कि सबसे छोटा में पहले शुरुआत यहीं से होगा, यानी एक दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो और सबसे बड़ा कौन होगा, तो सबसे बड़ा 177 है, यानी 177 69/60 का आ रहा था, 59 तो 59 वाला 60 सबसे लास्ट में होना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। इस तरह से आप सोल्यूशन कर सकते हैं। पहले तो हम इसको डिनोमिनेटर का वो एलसीएम निकाल लेंगे और उसको सबको बराबर कर लेंगे, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, सबको बराबर कर लेंगे और इसके बाद सोल्यूशन कर लेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा कौन 155 आता है, सबसे बड़ा 177 आता है। तो 177 किसका वैल्यू है, 59/60 का, 155 किसका वैल्यू है, 31/36 का, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को बना लेंगे। अब ये कहता है 58 नंबर क्वेश्चन कि यदि 1/5 के पावर 3x है और के बराबर 0.008 हो तो इतना का वैल्यू मान के लिए। तो 3 दिन से ये क्वेश्चन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है कि भाई जिसका बेस हमको बराबर करना है, कुल मिलाकर कुछ नहीं करना है, हमको बेस बराबर करना है ना। या 3x है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 0.008 है, यहाँ पर तो बेस तो बराबर नहीं है। तो हम 0.008 को बराबर पहले तो पॉइंट्स हटा लेंगे, तो 8/1000 हो जाएगा, क्योंकि तीन पॉइंट का 3 जीरो, तो 3 जीरो यहाँ पर लगा देंगे। इसी को कुछ नहीं, ये 2 का क्या है, क्यू है, और ये क्या है, 1000 कितना होता है, 10 का क्यू होता है, यानी कि 2/10 का क्यू है, यही ना है। तो फिर देखते हैं इसका, एक और सबको सामने सामने लिख कर देखते हैं। 3x बराबर 2/10 का होल क्यूब। अब 1/5 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 1/5 होता है, नहीं कहने का मतलब 1/5 का होल क्यूब। हम सीधा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यानी 2 ये तो कटने वाला 2/10 कितना से कट जाएगा, 1/5। तो अब हमको क्या देखने में आ रहा है, इसको मिटा देते हैं। क्या देखने में आ रहा है कि 1/5 और 1/5 बेस समान है। अगर बेस समान होता है, बेस समान होता है, समान होता है, तो क्या पावर क्या होता है, सेम होता है, पावर समान होता है, क्या होगा, पावर समान होगा, यानी कि 3x बराबर 3, तो x बराबर 1, और x बराबर 1 है, तो x का बराबर 1 है, अगर 0.25 है और इसका पावर 1 करेंगे तो जाहिर सी बात उतना ही वैल्यू होगा, यानी कि सी ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा, है ना। हमारा इस तरह से आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से इतना हमारी तो सिंपल सा है, यानी कि एक ए और बी के होल स्क्वायर, ए और बी के होल, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो इसको सिंपल से जानते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला पता ही है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। या तो इसको कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों एक ही हैं, कोई अलग बात नहीं है, तो इस दोनों के उधर उधर लिखा हुआ। तो हम इसको सीधा देखते हैं, तो एक्स के जगह पर एक्स, ए के जगह पर एक्स है और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और वाई की जगह पर 1/x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, एक्स कट जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा ई ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यदि 1 लाख सीपी, देखिए एन आर्टिकल इज एट 10% मोर देन द सीपी, ये कोई एक आर्टिकल है जो 10% अधिक पर, सीपी से 10% अधिक पर है। मान लो सीपी, यानी कहने का मतलब सीपी कुछ नहीं होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है सीपी, क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, सॉरी सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई सीपी कितना होगा, 100 रुपया होगा, ठीक है। तो इसको लिस्टेड कितना में किया गया है, 10% अधिक, अगर इसका 10% अधिक करेंगे तो 10% इसको अधिक करने के 100 का 10%, देखिए दोनों तरीका मैं बता दूंगा। पहले 10% 100 का 10%, यानी कि 110/100, तो सीधा लिख सकते हैं 110, यहाँ से भी कर सकते हैं, या तो आप सीधा 110 लिख देते हैं। 10% बढ़ाएगा 100 का, 100 में जितना भी बढ़ाएंगे, अगर 1 बढ़ाएंगे तो 101 हो जाएगा, 2 बढ़ाएंगे तो 102 हो जाएगा, और 10 बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा, ठीक है। तो 110 हो गया, मानिए कि चलिए ई सीपी है और मार्क प्राइस कितना हो गया, 110। अब कह रहा है कि यदि 10% की छूट दी जाती है, मार्क प्राइस क्या होता है, जैसे हम देखते हैं किसी कोई बॉक्स है उस पर प्राइस लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, प्राइस, वही एक मार्क प्राइस 110 रुपया हुआ, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो बॉक्स हम खरीदने जाते हैं, कोई बॉक्स है, कोई डब्बा है किसी चीज़ का, 110 पर MRP लिखा हुआ है, ठीक है, मार्क प्राइस है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो हमको बेच रहा है वो 110 रुपये में ही खरीदा होगा, खरीदने का कुछ वो 100 रुपये में ही खरीदा होगा। हमको लिस्टेड कितना किया है, 110, यानी कि 10 रुपये अपना बेनिफिट पे बेच रहा है। लेकिन यहाँ पर हम सीपी दिया है 100 रुपये, हम मान लेते हैं, और इसका 10% अधिक करके लिस्टेड कर रहा है, यानी 110 हो जाएगा। अब 110 रुपये
कह रहा है कि 10%, 110 पर कितना का 10% का छूट दे रहा है। 10% छूट मीन्स वो 90 रुपये में बेच रहा है, यानी कि उसका 10 रुपये छूट, मतलब 100 रुपये का बेचेंगे तो भाई पूरा पूरा बेचना है, 100% में बेचेंगे तो पूरा पूरा बेचना पड़ेगा। 110 गुने 90/100, ठीक है, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 99। यानी कि वो 100 रुपये में खरीदता है और 99 रुपये में बेच देता है, तो कितना का हानि हुआ, 1 रुपया का। तो कितने पे हो रहा है, 100 रुपया पे। कितने पे हो रहा है, और रुपया 100 रुपया गुने 100, यानी कि 1% का उसका लॉस हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, 1% का लॉस हो रहा है। ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही होगा, है ना। अब इसका हम दूसरा तरीका से बेहतरीन से, मतलब ये तो शॉर्टकट तरीके से बन गया। अब इसका और थोड़ा सिस्टमेटिक रूप से बनाकर बताता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कोई वस्तु है, उसका दाम 100 रुपये है, ठीक। अगर हम इसको 10% बढ़ाते हैं, देखिए 10% बढ़ाते हैं, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू पहले समझते हैं। 10% है ना, परसेंटेज हटाते हैं तो क्या करता है, 100 से भाग करते हैं, यानी परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग, तो ये कितना हो जाएगा, 1/10, ठीक है। कभी भी आपको कोई का फ्रैक्शन वैल्यू पूछेगा, जैसे आप 20% का फ्रैक्शन वैल्यू पूछ दे तो 20/100 यानी कि 1/5, ठीक है। किसी तरह से मान के चल, किसी भी का तरह से। उसी तरह से अगर 25% का है तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 25/100 यानी कि 1/4, ठीक है। तो हम जब भी फ्रैक्शन वैल्यू की बात करेंगे तो हम इस तरह से निकाल लेंगे। हम आज पूरा डिटेल में इसका बतला दिया हूँ, ठीक है। अब बढ़ने और घटने की बात करेंगे। अगर 10% बढ़ना है तो 10% कितना होता है, 1 होता है। 10 का 10% 1 होता है, यानी कि जो ऊपर वाले वैल्यू होता है उसी का वो 10% का ही वैल्यू है, यानी कि 1 है। यानी कि 10% बढ़ेगा यानी कि 11/10 हो जाएगा, यानी कि 10% बढ़ेगा तो कितना होगा, 11/10, है ना। तो इस तरह से अब जब भी मतलब रहे 10% बढ़ाने की बात करें तो हम इसको सीधा कर लेंगे। जब भी 10% की बात करेगा, यानी कि 100 में 10% बढ़ाना है, यानी कि इसको सीधा ही कितना से करेंगे, 11/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जाहिर सी बात है 110 आएगा, ठीक है। 110 आएगा, यानी कि हमारा मार्क प्राइस हो गया। क्या होगा, मार्क प्राइस। यानी कि कोई कह रहा है कोई 100 रुपये का वस्तु है, उसको मार्क प्राइस कितना किया गया, 110, लेकिन सेलिंग प्राइस नहीं है। सेलिंग प्राइस क्या कहता है, सेलिंग प्राइस कह रहा है जो सेलिंग प्राइस है, जो मार्क प्राइस का 110 पर 90 मतलब 10% का छूट दे रहा है। यानी कि कहने का मतलब कोई वस्तु 110 में बेच रहा है तो अब 90 उसको 10% छूट देने पर 100 में 10% छूट देगा, यानी कि 90, यानी कि 10 घटा लेंगे 100 में से, 90/100 कर लेंगे, बट्टा 100% हटाएंगे तो 100, यानी कि करेंगे तो यानी कि 99, यानी 99 रुपया हुआ। यानी कि सीपी तो हमारा 100 है, एसपी कितना हो गया, 99। तो हमको पता है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज और क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस गुने 100/सीपी, क्या होता है, सीपी। अगर इस फार्मूले पे भी बैठाएंगे तो हमको पता चल जाएगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो 100 रुपये का वस्तु है, बेच रहा है 99 में, भाई हम बेच रहे हैं 100 रुपये का, खरीदे हैं 99 में बेच रहे हैं, यानी कि लॉस ही हो रहा है, यानी कि 1% का लॉस हो रहा है, एक रुपये का लॉस हो रहा है, गुने 100। तो प्रॉफिट कितना है, मतलब सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना है, 100। तो यहाँ से भी करेंगे तो कितना आएगा, 1% का लॉस, ठीक है। अब जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं, है ना। पूर्ण धन प्राप्त करने के लिए काशियों की संख्या, अरे सिंपल से, 81 किससे विभाजित हो, केवल इसमें से 3 ही से विभाजित होगा, 87 या 81 होता है ना। उसमें ज़्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। दो पूर्ण संख्याओं का बीच का अंतर 66 है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 66 दिया है। दोनों संख्याओं का अनुपात 2:5 में है। देखिए 2:5, देखिए जब भी अनुपात कहता है तो कोई भी संख्या अनुपात में दिया हो तो आने वाला संख्या जितना भी इससे संबंधित होगा उतना से डिविजिबल होगा, यानी कि भाग लगेगा, या चाहे तो मल्टीपल ही होगा। यानी कि जितना भी आगे वाला 2 से मल्टीपल ही होगा, 2 का मल्टीपल ही होना चाहिए और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सीधा यहाँ से पकड़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 5 का मल्टीपल, यानी कि 5 से भाग लगने वाली चीज़ हो। 5 से 33 भाग लगेगा, नहीं लगेगा, बात खत्म है। 6 लगेगा, नहीं लगेगा। और सॉरी, और कौन बच गया, ऑप्शन इसमें गलत लग गए हैं, सॉरी नहीं सही लगा। देखिए यहाँ पे उल्टा लगा, हम कर लिया है ना, 2/5 और ये क्या है, प्ले एक बार बना कर देखते हैं। ऑप्शन इस यहाँ पे गलत दिया है, ऐसे क्रमशः नहीं दिया है ना। अगर रहता 2/5, तो 2 से भाग लग रहा है लेकिन 5 से नहीं लगेगा, ये 2 से भाग लग रहा है लेकिन 5 से नहीं लगेगा, ये 2 से भाग लग रहा है लेकिन ये भी 5 से नहीं लग रहा है। तो देखते हैं, एक बार बना कर देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, पहला है कि अंतर दिया है, मान लेते हैं संख्या 2:5 में है। तो हम आपको बताए भी थे कल कि दो संख्या उसमें x शामिल कर लेंगे तो 2x और 5x है ना। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 5x माइनस 2x, यानी दोनों का अंतर कितना दिया है, 66 दिया, यानी कि 3x बराबर 66, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 22। एक संख्या कितना हो जाएगा, 44, और एक संख्या 110, ठीक है। तो अरेंजमेंट गलत दिया है,
ये पहले होना चाहिए था 144 और उसके बाद 110 होना चाहिए था। ठीक है, इस तरह से यही ऑप्शन मैच करेगा। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन मेरा सही होगा। अरेंजमेंट गलत है, दोनों संख्या उधर उधर दे दिया है ना। पहले 44 होना चाहिए था, फिर उसके बाद 10 होना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए दो समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए और कोण बी का अनुपात 1:2 है, तो कोण ए याद करिए। ठीक है, पहले तो समानांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, है ना। देखो समांतर चतुर्भुज है तो पहले हम समझेंगे, फिर नाम कर देते हैं, नामकरण ए बी सी डी। समानांतर चतुर्भुज कहता है कि आमने सामने की भुजा समानांतर होती है और बराबर भी होती है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो भी 10 सेंटीमीटर होगा। ए आमने सामने ए भी है तो इसके सामने ए होगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, है ना। ये आप एक दूसरे मतलब आसन्न भुजा बराबर नहीं होगी, ए और ए बराबर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आमने सामने ए और ए हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, ए और ए बराबर होगा और समानांतर भी होगा। लिख लेते हैं नोट करके, नोट समांतर पैरेललोग्राम बोलते हैं चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा समांतर तथा क्या बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, ये चीज़ आप लिख लीजिएगा, है ना। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने की भुजा आपस में नहीं, आमने सामने के बराबर होती है, समानांतर होती है, यानी कि ये समानांतर है तो ये समानांतर है। अब हम समानांतर चीज़ों को मतलब जो रेखाएं का प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। मानते हैं कि दो रेखा खींच देते हैं। ठीक है, एक ये दो है, मान लेते हैं दोनों आपस में समानांतर है। ठीक है, अगर एक तिर्यक रेखा अगर काटती है इसको तो आपको पता होना चाहिए, जिसे देखिए जो जेड आकार का बनता है उसको एकांतर कोण बोलते हैं, यानी कि ये एकांतर कोण है। ठीक है, ये भी इस तरह से जेड बन रहा है तो ये भी एकांतर कोण है। और ये आपको पता है संगत कोण बोलते हैं, ऊपर इसका ये संगत कोण है। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर जब जरूरत पड़ेगा तो मैं सब कुछ बतला दूंगा, लेकिन हमको जो भी प्रॉपर्टीज़ का जरूरत है वो है, जो मैं बतला रहा हूँ वो है, ये है। ठीक है, क्या है, अगर ये समांतर रेखा है, अगर एक त्रिय रेखा काटती है तो जो अंतः कोण होता है, जैसे ए कोण काट दिया, ये रेखा काटती है इस दोनों समानांतर रेखा को, तो ये जो ए इसका नाम देते हैं बी, ये दोनों जो अंतः कोण है उसका योग बराबर 180 डिग्री होता है, यानी कि ए प्लस बी, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री होता है ना। हमेशा याद रखना है जो अंतः कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसी तरह से हम देखते हैं कि ये जो दो ए रेखा समानांतर है और ये समानांतर है, इसका त्रियक रेखा काट रहा है, यानी कि ए और डी का वैल्यू 180 डिग्री होगा और इधर से बी और सी का वैल्यू 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसी तरह से एक और समानांतर रेखा इसमें है, कौन है भाई, तो ए डी, ये रेखा इधर का है, मानते हैं कि ई ए डी है। ठीक है, इस त्रिभुज चतुर्भुज वाला इधर से बी सी है, ये मानते हैं बी सी है, तो ये आपस में समानांतर, इसका एक तिर्यक रेखा यहाँ से काट रही है, तो ये भी तो यहाँ पर अंतः कोण जो ए भी होगा, ए और बी 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है कि अंतः कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है जब समानांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब। ठीक है, तो अब समझते हैं, तो कोण ए और कोण बी, तो यहाँ से हम बोलेंगे ना कि अंतः कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि 180। एक कोण ए और कोण बी बराबर कितना हो जाए, 180। तो कोण ए का वैल्यू दिया है एक, मान लीजिए एक अनुपात 2 में दिया है, यानी कि x मान लेते हैं और x का मान लेते हैं 2x बराबर कितना, 180, यानी कि 3x बराबर 180, तो x बराबर 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। तो हमसे पूछा है a का, एक हम कितना बोलें, एक ही है, एक यानी कि x है, यानी तो x के वैल्यू कितना दिया है 60, यानी कि 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सी आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप कह रहे हैं एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और कुल सतह का क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कुल सतह टोटल सरफेस एरिया, एक होता है लैटरल सरफेस एरिया। पहले हम बेलन समझते हैं, बेलन क्या होता है। धीरे धीरे आप जो ये सारे का नोट्स बना लीजिएगा, सारा का सारा मैं डाटा जितने फार्मूले होंगे वो सारा का सारा मैं क्लियर करा दे जाऊँगा, है ना। जब जो जैसे घन आया था तो घन क्लियर करा दिया, घनाभ आया तो घनाभ क्लियर करा दिया, अभी कुछ दिन पहले कोई आप पढ़ा रहे थे वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज था, सारा समांतर चतुर्भुज क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, बेलन है। ठीक है, ये क्या है, बेलन है। तो देखिए हम कोई भी चीज़ सिलेंडर रखें, सिलेंडर देखते घर वाला ही सिलेंडर देख लेंगे, तो जो ऊपर जो हमको दिखाई देता है, जो ऊपर जो सरफेस दिखाई देता है उसको पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, क्या बोलते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन जो कुल सरफेस होता है जो ऊपर वाला वृत्त, एक ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला वृत्त, जो नीचे वाला वृत्त होता है अगर दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं तो हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। यानी कहने का मतलब जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल LSA होता है, वो होता है 2πRH।
ठीक है। लेकिन टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया यानी 2πr/h में क्या जोड़ देते हैं, ऊपर वाला ब्रीथ। तो ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो ऊपर वाला यही का दोनों तो ब्रीथ सेम ही है क्योंकि सिलेंडर है। दोनों ब्रीथ क्या है, ए वाला ब्रीथ और ए वाला ब्रीथ दोनों सेम ही है, यानी कि सबका रेडियस कितना होगा, πr², यानी दो को ब्रीथ जोड़ दिए तो क्या हो गया 2πr/h प्लस 2πr²। दोनों को कॉमन ले लेंगे, 2πr कॉमन हो जाता है, h प्लस r। तो कई जगह हमें सीधा याद करवा दिया जाता है कि ब्रिस्ट का बेलन का कुल सतह का क्षेत्रफल, मतलब कुछ क्या लिखा हुआ है इसमें, कुल सतह का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 2πr/h प्लस r। ठीक है, तो इसी के बराबर हमें दिया हुआ है फॉर्मूला। यहाँ पर क्या दिया, टोटल सरफेस एरिया बराबर दिया हुआ है हमें 968, कितना दिया हुआ है 968 दिया है। तो हमको पता है कि 2πr/h प्लस r इसका फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, फॉर्मूला होता है, बराबर 968 होता है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखेंगे पहले 2 से काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 484। ठीक है, 22/7। ठीक है, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है क्वेश्चन में, h प्लस 7। ठीक है, 484। आपको पता है कि 22 का स्क्वायर कितना हो, 484, यानी कि 22 बराबर 22 बार में ही कटेगा। ठीक है, 7 से 7 ये भी कट जाएगा, यानी कि h प्लस 7 बराबर 12। तो h बराबर कितना होता है, 15×7 22, यानी कि 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, फिर से वही कहानी आ जाता है कि पावर अगर बेस समान है तो पावर जुटेगी, और बेस नहीं समान है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं बेस सारा का समान है, तो बेस अगर गुना में है तो पावर जोड़ देंगे, अगर भाग में रहेगा तो घटा देंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो देखते हैं कि बेस तो यहाँ पर समान है, जैसे देखिए -3 m + 1 गुने -3 पावर 5 -3 पावर 7। देखते हैं कि दोनों का सबका बेस समान है, इसका भी समान है तो बाद में देखेंगे, पर इसका बेस समान है। ठीक है, तो बेस समान है तो क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे, तो -3 एक हो गया, और m + 1 + 5 की पावर जोड़ रहे हैं, है ना। तो यह बराबर कितना हो जाएगा, -3 की पावर 7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3 की पावर कितना होगा, m + 6। ठीक है, और फिर से वही एक बताते आ रहे हैं, जब बेस समान होता है तो पावर क्या होता है, समान होता है। यानी कहने का मतलब जब बेस समान है तो m + 6 बराबर कितना होगा, 7। तो m बराबर कितना होगा, 1। क्या होगा, 1, है ना। 65 का सी। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, एक हिंदी गलत दिया हुआ, हिंदी कोई मतलब नहीं, इंग्लिश से बनाएंगे। इफ़ x एंड y आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देन, अगर x है प्लस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे लिखते हैं, दोनों प्रोपोर्शनल का सिंबल ये होता है, अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा तो y। अगर इसमें लेकिन क्वेश्चन में क्या कर, x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी यूनिवर्सली मतलब बट्टा 1/y। ठीक है, जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो कॉन्स्टेंट को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट को ऐड करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, जैसे देखिए पहले इस वाला भी कर देंगे, तो इसमें x जब भी इसको हटाएंगे बराबर करेंगे, यानी कि इसको हटा रहे हैं तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट k को ऐड कर लेंगे, k × y होगा। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट आएगा ही आएगा जब प्रोपोर्शन हटती है तब। अब लेकिन हमको तो ये वाला नहीं क्वेश्चन दिया, हमसे क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि x यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। तो फिर सेम कहानी है कि x बराबर हम अगर लिखेंगे, हटाएंगे प्रोपोर्शन को, तो हमको एक कांस्टेंट को ऐड करेंगे, यानी स्थिरांक को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 1/y। ठीक है, तो x × y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x × y बराबर k है, क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि स्थिरांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्थिरांक बोलते हैं, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ नहीं था, कल कॉन्सेप्ट समझना था, खाली हम जो जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे मैं बनाते हुए चला गया। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि जो खरीदा होगा आम, मान लेते हैं क्या आम खरीदा कि प्रति दर्जन 1 रुपये के हिसाब से करता है, 1 रुपये में 1 दर्जन। ठीक है, तो 39 दर्जन का आम का वैल्यू कितना होगा, 39 रुपया होगा, और 13 दर्जन का दाम 13 रुपया होगा। सिंपल ऐसे लिए बैठाए ही हैं कि दर्जन में एक सीधा बैठ जाए। तो हमको पता होना चाहिए कि एसपी, यानी कि चाहे प्रॉफिट, लाभ हो रहा है, लाभ की बात कर रहा है, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 13, कितना हो रहा है 13, सेलिंग कितना कर रहा है, 39 बेच रहा है। ठीक है, तो सीपी हमसे पूछ रहा है, सीपी पूछ तो नहीं रहा, उससे लाभ पूछ रहा है, तो हम सीपी निकाल लेंगे तभी तो हमारा लाभ निकलेगा। तो सीपी क्या हो जाएगा, सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 13 में से घटा लेंगे तो 26, क्या होगा 26। ठीक है, सीपी हमारा क्या होगा 26, यानी कि 26 रुपये में आम खरीदता है और बेच रहा है 39 रुपये में, यही तभी तो 13 रुपये का फायदा होगा। तो हमको पता है कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल क्या होता है, प्रॉफिट × 100
बट्टा CP, ठीक है, यहाँ पर बैठा देंगे। तो प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है 13 रुपये का, क्या दिया हुआ है इसमें 13 दर्जन है, 13 रुपये, एक दर्जन का 1 रुपये मान लिए हैं, है ना। तो 13 हो गया गुना 100, CP कितना है 26 से भी निकालिए, 13 दूनी 26 या 50 दूनी 100, यानी कि 50%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके क्रम से 15, 30, 38, 40 विभाजित करने पर 2 शेष बचे। यानी कि वैसा संख्या को लिखना है, जब भाग देंगे वैसा संख्या को मतलब लेना है, जब इतना 15, 20, 38, 40 से भाग देंगे तो शेष 2 आना चाहिए। शेष 2 आने की कहानी समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है 5 से विभाजित है, ठीक है, लेकिन 5 से विभाजित करने पर वो संख्या 2 शेष देता है, हम यहाँ से मानते हैं, ठीक है। अगर 5 से विभाजित करने पर संख्या 2 शेष देता है तो संख्या के कौन कौन हो सकता है, 7 भी हो सकता है। कैसे कि 5 2, अगर 5 से भाग देंगे तो शेष 2 बचेगा। यानी कि जितना भी उसके पहले वाले घटा लेंगे, 7 से 2 घटा लेंगे, यानी कि 7 से 2 घटा लेंगे तो हमारा क्या, फिर दूसरा संख्या लेते हैं, नज़दीक वाला हो गया। मान लेते हैं 2 से 2 शेष बचना चाहिए, तो हमको 25 तो कटेगा और 2 और बढ़ा देंगे तो 27। तो जब 27 को भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा 2, ठीक है। उसी तरह से कितना भी कटने वाला संख्या पहले ले लेंगे 5 का, यानी कि 50 ले लेते हैं और 50 में 2 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 52। यानी कि 52 को अगर 5 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब जब यहाँ पर अभी 2 जोड़ रहे हैं तो अगर कोई संख्या दिया होगा तो उसमें से अगर 2 घटा लेंगे, यानी कि जो संख्या मान लेते हैं संख्या किसी में से एक दिया हुआ है, ठीक है, ये 3 को संख्या दिया हुआ, अगर इसमें से जो 2 शेष बचने की बात कर रहा है तो 2 अगर हम घटा लेते हैं तो संख्या पूर्ण रूप से इससे कटने वाला होगा। क्या होगा, पूर्ण रूप से कटने वाला होगा। हम कटने वाला ढूंढेंगे ना कि शेष बचने वाला। फिर से समझते हैं, अगर हम मान लेते हैं अगर 5 से भाग 15, अब तो 15 दिया है ना, 15 ही लेकर चल बनाते हैं। अगर अभी कितना दिया हुआ है 15, तो 15 लेकर ही बनाते हैं, पहले बेहतर से समझ लेते हैं। अगर वो 15 दिया हुआ है, अगर कोई संख्या 15 से कटती है, मान लेते हैं 15 से 45 कटता है, ठीक है, अगर इसमें हम 2 ऐड कर देते हैं तो 47। यानी कहने का मतलब अगर 47 को अगर 15 से भाग दिया जाए तो हमेशा शेष कितना बचेगा 2, यानी कि 2 ऐड करेंगे तो 2 ही शेष बचेगा। अगर यहाँ पर 3 ऐड करेंगे तो 48, यानी 3 शेष बचेगा। यानी कि अगर 2 शेष बचाना है तो हमको 2 जोड़ देना पड़ेगा। तो यानी कि तो पहले इसमें जोड़ दिया होगा तो हम इसमें से 2 घटा लेंगे सब में से, तो हमारा पूर्णतः रूप से क्या कटेगा, कट जाएगा संख्या। क्या कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो अगर 98 से 2 घटाएंगे तो 96 होगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 0 होगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ पे 96 होगा तो कभी 30 से कटेगा नहीं, क्योंकि 0 एक लास्ट में तो 0 आना ही चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए समाप्त। लेकिन ये हमारा कभी कट ही नहीं सकता है, ठीक है। 38 से तो कटेगा नहीं, मानी सबसे कटना चाहिए। अब देखते हैं कि ये 0 हुआ तो ये 0 से कट सकता है, तो लेकिन हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सभी संख्याओं का योग 3 के से मतलब 3 का गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं 4 2 6, ये भी 3 का गुणनखंड है, ठीक है। लेकिन ये देखिए अब यहाँ पे आया है 4, ठीक है, क्या आया 4, 40 है, 40 का तो 1 0 से कट जाएगा, लेकिन 4 से डिविजिबल हो जाएगा, लास्ट में 2 संख्या 4 से कटना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक कर लेंगे। लेकिन अब तो देखते हैं, तो यहाँ पर हम जब चेक करेंगे तो हमारा पता चलेगा कि सी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ये जो 2280 है वो क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन ठीक है, इसका एक और तरीका बनाने का है, ठीक है। इसका एक रूल और क्या कहता है कि जितना भी 15 है, 30 है, 38 है, 40 है, इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका 2280 आएगा, ठीक है। और अगर 2 से भाग देना मतलब 2 शेष बचाना, यानी कि इसमें 2 जोड़ देंगे, अभी कुछ देर पहले भी बता रहे हैं, तो 2282 होगा, ठीक है। इस तरह से मेरा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक यहाँ पे 2 था, ठीक है। आप चाहें तो डिविजिबिलिटी रूल सबसे बेस्ट होता है, पहले देख लेंगे अच्छा कौन कौन संख्या इससे कट रहा है, तो हम पहले 2 माइनस कर दें तो 2280 हो गया। कहीं 2280 पूर्णतः कटने वाला संख्या होगा तो इसमें चेक कर लेंगे, अच्छा 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। तो इस तरह से काट देखते हैं तो सारे से कट जाता है ना, आप काट के देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की ओर। नहीं तो आपको नहीं समझ में आया तो एलसीएम निकाल लेना है और 2 जोड़ देना है, जितना भी शेष बचने के लिए लिखाएगा। तो 69 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित है। तो बोल रहा है इनमें से विषम, विषम मतलब अलग कौन है, मुंबई, सहारनपुर, कोलकाता। तो अब देखते हैं 2 राजधानी है, 1 अलग है, यानी कि ये बी ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। और एक कह रहा है 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है ना, क्योंकि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, देख लीजिएगा बनाकर क्या मतलब आता है, लेकिन मुझसे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि फिर बनाते हैं पहले उसके बाद करते हैं। एन एम का भाई है, एन है जो एम का क्या है, भाई है। मान भाई को हम जो मेल होगा उसको हम स्क्वायर बना ले रहे हैं, और जो भी गर्ल्स होगा उसको सर्कल बनाएंगे, ठीक है। के एम का बहन है, के है जो एम का बहन है, जैसे
इसे मेरी फीमेल है तो उसको सर्कल बना लिया, ठीक है। पी ओ का भाई है, पी इसमें से कोई संबंधित है नहीं है, पी और कोई यहाँ पे कोई संबंधित नहीं है, तथा ओ एन की बेटी है। जहाँ भी संबंधित होगा तभी वहाँ से शुरू किया, जैसे ओ और एन, एन यहाँ हम लिखे हैं तो है मेरे में, ओ एन की बेटी है। ओ है जो क्या कह रहा है, ओ है जो किसका, ओ है जो एन की बेटी है, ओ एन की बेटी हो गई, ठीक। तो पी ओ का भाई है, पी क्या है, भाई है, क्या है, ओ का भाई है। तो पी का चाचा कौन है, तो पी का चाचा कौन है, देखिए पी का चाचा अगर एम कह सकते थे, लेकिन इसका जेंडर नहीं पता है कि मेल है कि फीमेल है, क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। और ये भी नहीं पता है कि इसका मतलब जो पी का बाप ही यही है, भाई तो कजन भी हो सकता है, चचेरा भाई भी हो सकता है, अपना बेटा भी होगा। तो अगर मान के चलिए अपना बेटा होगा तो चाचा नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो मैं इसके आंसर में कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन अब बीपीएससी आंसर कहता है कि सी होगा, एन होगा, लेकिन कैसे होगा भगवान जाने। इस तरह से 71 नंबर क्वेश्चन कर बनाते हैं। तो ये 71 नंबर क्वेश्चन जब भी एग्जाम में मिले तो इसको हमारे हिसाब से अगर समय न रहे तो छोड़ना उचित है, क्योंकि क्वेश्चन भारी तो नहीं है बट ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे तो ये परिमीकरण से संबंधित क्वेश्चन है, किससे संबंधित है, परिमीकरण से, ठीक है। क्योंकि 18/5 + √7, ठीक है। इसका परिमीकरण करेंगे तो भाई 5 - √7, क्या क्या प्लस में है तो नीचे ऊपर कितना सा करते हैं, माइनस कर देते हैं, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, सब एक अलग अलग करके निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूशन कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 18 × 5 - √7, ठीक है। तो आपको पता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो गया, यानी कि a + b × a - b हो गया यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² होता है। तो सब पे यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा a² का मतलब 5 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर करेंगे तो खाली 7 बचेगा, यानी कि 25 - 7, 25 - 7 हो गया। 18 × 5 - √7, यहाँ 18, 25 में 7 जाएगा तो 18, यानी कि ओवरऑल कितना आ जाएगा, 5 - √7, यानी कि एक का तो वैल्यू मेरा निकल गया। इसी तरह से सबका निकालना है, तो अब आएगा 4, ठीक है। उसी तरह सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब सीधा 4 है तो √7 है तो √7 - √3, ठीक है। और सीधे नीचे अब लिख लेंगे, ठीक है। क्या कि अब a² वो -b² यानी कि 7 - 3 आ जाएगा, यानी कि 4 आएगा, कितना आएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि 4 × √7 - √3/4, यानी कि 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, √7 - √3, ठीक है। दो का तो निकल गया। अब आता है तीसरा, निकालते हैं। तीसरा कौन हो जाएगा, 1/√3 + √2, इसको परिमीकरण करेंगे तो √3 प्लस माइनस में -√2 और √3 - √2। अब इसको परिमीकरण कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा तो √3, 3 में से 1 जाएगा, 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि √3 - √2 आएगा। इसका परिमीकरण कर देख लीजिएगा आप, है ना। मैं फटाफट कर दूंगा ना तो पूरा भर जाएगा। उसी तरह से एक, अब सीधी इसको परिमीकरण करने की कोई जरूरत नहीं है, एक का वर्गमूल भी 1 होता है, इसका भी 1 होता है, यानी कि 1/2, है ना। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 1/2, ठीक है। इस तरह से सबका निकाल लेते हैं, पहले सबका सामना सामने यहाँ पे लिख देते। इसका वैल्यू कितना आया था हमारा, 5 - √7 प्लस इसका कितना आया था, ये मेरा आया था √7 - √3, √7 - √3 प्लस इसका कितना आया, √3 - √2, √3 - √2, ठीक है। लिख लेते हैं, ये कितना आएगा, प्लस 1/2, इसे कर लेंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखते हैं कटने वाला कौन, ए से कट जाएगा, ए से कट जाएगा, ठीक है। और कोई बचने वाला कटने वाला है तो नहीं, तो कितना हो जाएगा, और कोई कटने वाला तो नहीं है, तो हो जाएगा हमारा 5 + 1/2 और -√2, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 11, 11/2 -√2। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका 71 का ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है, अर्थपूर्ण। तो देखिए, साक्षरता, नियुक्ति, चयन, विज्ञापन, आवेदन। तो सबसे पहले कोई चीज़ नौकरी का फॉर्म निकलता है तो नौकरी के फॉर्म के निकलने के लिए क्या आता है, नोटिफिकेशन, यानी कि विज्ञापन आता है, डी से शुरू करेगा। डी क्या होता है, 4, यानी कि सबको 4 से शुरू किया है तो इसमें सबको नहीं कर सकते। और लास्ट में नियुक्ति होती है, नियुक्ति कब होती है, लास्ट में, यानी कि 2 लास्ट में होना चाहिए, यानी कि सी। बाकी तो 3 है, 3 का चयन, चयन सबसे लास्ट में थोड़ी होता है, नियुक्ति सबसे लास्ट में होता है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्लॉक से संबंधित है, क्लॉक घड़ी से संबंधित है। 12 बजे चलना शुरू करता है, माने कि घड़ी बनाते हैं, ठीक है। एक घड़ी है,
12, 6, 3, 9। ठीक, अब ये एक घड़ी है, अब कह रहा है कि 12 बजे चलना, यहाँ से चलना शुरू करता है 4 और 1 5, 4 5, 5:10। ठीक है, 5:10, यानी कि घड़ी के घंटा का सुई कितना हो जाएगा यहाँ 5 पे, 5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि 5:10 हो जाएगा ना, 5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और सॉरी, छोटा सुई होना चाहिए, घड़ी का क्या होना चाहिए, अब मिनट वाला कितना करा है 10, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए। तो अब बोल रहा है कि घंटे की सुई कितना घूम जाएगी, यानी कि इतना, यहाँ से लेके इतना कितना डिग्री घूम गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, मानी कहने का मतलब ये जो कोण है जो हम बना रहे हैं, ये कोण कितना डिग्री है जितना घुमा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो घंटे का सुई है, जो घंटे का सुई है 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए कोई भी घड़ी का सुई यहाँ से शुरू करेगा, मान के चलिए यहाँ 12 बजे शुरू करता है, अगर एक बार पूरा घूमता है, यहाँ से घूमते 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 फिर से यहीं आ जाएगा, तो एक ये पूरा गोल घूम जाएगा, यानी कि गोल घूमेगा 360 डिग्री कौन बनाएगा, यानी कि जब ये 12 पे फिर से आएगा तो 360 डिग्री कौन बनाएगा, यानी कि 12 घंटा में ये 360 डिग्री का कौन बनाता है, यानी कि 12 घंटे में घंटे के सुई 360 डिग्री का कौन बनाता है। तो एक घंटे में कितना बनाएगा 360/12, यानी कि 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री बनाएगा एक घंटे में। तो हमको पता है एक घंटे में, ठीक है, एक घंटे में 30 डिग्री का, तो हमको पता है कि एक घंटे में 60 मिनट होता है। कितना होता है 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में 30 डिग्री बनाएगा, तो एक मिनट में कितना होता है, एक हाफ डिग्री, यानी कि आधा डिग्री का कोण बनाएगा। बस इतना ही कंसेप्ट समझना था, इतना ही याद रखना है, एक मिनट में घंटे का सुई आधा डिग्री का कोण बनाता है। अब 5:10, 5:10 है ना, दोनों को मिनट में चेंज करते हैं, ये आवर में है ये मिनट में है, तो दोनों को मिनट में चेंज कर देते हैं। 5 घंटा को अगर मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 10, तो 300 और 310। ठीक है, एक मिनट में इतना डिग्री कौन बनाता है, तो एक मिनट में हाफ डिग्री कौन बनाता है, एक मिनट में हाफ डिग्री का कौन बनाता है, इसलिए 310 मिनट में 310 से इधर से भी गुना कर देंगे, 1/2 × 310, तो हमारा कितना हो जाएगा 155। कितना हो जाएगा 15 दिन 30, 155, यानी कि बी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि 155। ठीक है, मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चला, तब बाएं मुड़ा तथा 10 मीटर चला, और फिर पुनः दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, इस फिर वो दाएं मुड़ा और तथा 10 मीटर चला, वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। ठीक है, ये हमारा वो डायरेक्शन से क्वेश्चन है ना, रीजनिंग का। तो सब आपको कभी हमेशा बताते रहा हूँ कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। तो सबसे पहले मोहन उत्तर की ओर 20, यानी कि ऊपर चलता है, कितना 20 मीटर चलता है, एरो नहीं बनाते, एक लाइन बनाते, 20 मीटर चलता है। तब बाएं मोड़ता तथा 10 मीटर चलता है, यानी कि 10 मीटर चला इधर। अब हम अपना दाएं बाएं लेंगे। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन करिए तो इसके अनुसार नहीं चलिएगा, अपना दाएं बाएं लेंगे। मैं अपना बायां लिया, 10 मीटर, हमारा बाएं इधर ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है, हम बैठे हैं इधर, इधर बैठेगा तो इधर पड़ेगा बायां। तथा फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ेगा तो इनके ऊपर फिर से दाएं चलेगा, तो इनकी 20 मीटर फिर चल गया, और फिर वहाँ से दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर यहाँ से अगर यहाँ दाएं चलेगा तो यहाँ आएगा, यानी कि 10 मीटर चलेगा। तो हमारे प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, यानी देखिए ये 10 और ये 10 दोनों बराबर होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चलना होगा। तो यहाँ से 20 चला, इधर 20 चला, यानी कि टोटल कितना चला 40 मीटर। 40 मीटर ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, तो उसी प्रकार किसका बीमारी, तो बीमारी कब हो सकता है, स्वच्छता रखेंगे तो बीमारी नहीं होगा, अगर सावधानी रखेंगे तो दुर्घटना नहीं होगा। ठीक है, 50 विद्यार्थियों का एक कक्षा में अवृत्त का क्रमांक 25वां है, तो अंत में उसका क्रमांक क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन ऐसा आता है तो क्या करते हैं, टोटल में से एक जितना पोजीशन दिया हुआ है उसको घटा लेते हैं और +1 कर देते हैं। क्या करते हैं, उसको 1 कर देते हैं। ठीक है, जब 50 छात्र है तो 50 छात्र में से उसका पोजीशन कितना है, तो 50 में से टोटल 50 में से उसका 25वां है, तो 25 घटा लेंगे तो कितना 25 और +1 कर देंगे तो यानी कि 26, यानी कि 26 आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक कक्षा है, ठीक है, जिसमें कुछ मान लें कि कक्षा है, उसमें संख्या 10 लड़के हैं। ठीक है, टोटल संख्या कितना है 10, उसमें से आपका पूछेगा कि आपका पोजीशन छठा है। ठीक है, आपका छठा है, शुरू से छठा है, तो आपका अंश कितना होगा, तो 6 आपका छठा इधर से है, इधर से शुरू से छठा है, तो 1 2 3 4, यानी 6 7 8 9 10, यानी कि 10वां ये ना होगा, टोटल 10 ही लड़के हैं। तो अंश से पूछेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इधर से आपका कितना आ रहा है 5वां आ रहा है, लेकिन इधर से कितना आ रहा है छठा आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर इसको सीधा करना होगा, अगर हमको यहाँ बनाना होगा तो 10 में से 6 घटा लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4।
लेकिन हम तो यहाँ पर 5वां आ रहा है तो इसमें एक क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अपना भी पोजीशन लेना हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाना हो तो इस तरह से हम बना सकते हैं, है ना। अब आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पे। तो दिया गया है कि √44.89 का वैल्यू 67 है और इतना का वैल्यू पूछ रहा है जितना दिया हुआ वैल्यू। तो हमको पता है कि इसको जब भी हमको निकालना हो तो सारा तो डाटा इतना ही 4489 सभी सारे ऐसी, लेकिन पॉइंट इधर उधर किया हुआ है। तो एक चीज़ आप देखेंगे कि हमको इसी फॉर्म में सबको तोड़ना है, सबको इसी रूप में लाना है। तो पहला तो दिया हुआ है कि √44.89, तो इसका वैल्यू 67 सीधा सा हो जाएगा। लेकिन ये है अगर हम इसको हमको पॉइंट को 44 के बाद लाना है तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर पॉइंट यहाँ है तो इसमें 100 से गुना कर देंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि 0.4489 में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे पॉइंट तो यहाँ आ जाएगा। लेकिन ऐसा डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए नीचे से 100 से भाग देना पड़ेगा, तभी बैलेंस हो गया। 100 खत्म हो जाएगा, कोई कहानी नहीं रह जाएगा। इसी तरह से सारे को हम बना लेते हैं, ठीक है, सारे को बैलेंस कर लेते हैं। अब इसमें देखने हैं कितना है, 0.004489, ठीक है। इसमें कितना करना पड़ेगा, 2 और एक 2 यहाँ पे लाने के लिए 4, एक पे 4 जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसी तरह से 4 जीरो से भाग भी देना पड़ेगा। उसी तरह से ये भी कह रहा है, ठीक है, ये कह रहा है 0.00004 4489। तो अब इसको हम कहे फिर से इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 4 6, क्या 44 बाद लाना है तो 6 जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 2 5 3 4 2 6 बट्टा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 से भाग भी देना पड़ेगा कि बैलेंस करने के लिए। अब देखते हैं 67, तो 67 हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये तो सीधा हो जाएगा 44.89 बट्टा 100, ठीक, प्लस सब में वही हो जाएगा 44.89 बट्टा, लेकिन यहाँ पे 4 जीरो हो जाएगा, प्लस 44.89 बट्टा यहाँ पे 6 जीरो हो जाएगा, ठीक है, 2 4 6, ठीक है। अब हमको पता है कि 67 प्लस क्या, इतना का वैल्यू तो दिया हुआ है, कितना 67। अगर हम अंडर रूट को 100 है इसका, तो कितना बाहर निकालेंगे तो 10। इसी तरह से 67 अंडर रूट 100 है, 10 पे 4 जीरो है तो 2 जीरो निकल जाएगा, ठीक है। अगर ये 6 है तो 3 जीरो निकलेगा, यानी 67 बट्टा 1 2 3। अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं तो 67 प्लस 6.7 भाग देंगे इसमें तो 6.7 प्लस 0.07 प्लस 0.067। अब सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 7 6 13 1 14, ठीक है, एक जोड़ देता हूँ सीधा, आपको देखते जोड़ के देख लीजिएगा। तब सबको जोड़ देंगे तो 74.437 आएगा, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, हमारा ये ऑप्शन सही होगा। जब भी ऐसा कैलकुलेशन ज़्यादा हो तो आप क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं एग्जाम में, नहीं तो आपके पास समय पर्याप्त हो तो आप इसको बढ़िया से बना सकते हैं, है ना। अब आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे। तो कारपेंटर शब्द के अक्षरों में से कौन से नहीं बनाया जा सकता। तो आपको ढूंढना है कि कौन इसमें मिसिंग है। ये जो 3 लेटर दिया है उसमें से कौन सा मिसिंग है। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर इसमें से कोई एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ दिया है तो वो नहीं बनाया जा सकता। जैसे पेंटर, तो आई इसमें है, इसमें आई इसमें दिया है लेकिन इसमें आई है नहीं है, यानी कि ये नहीं बनाया जा सकता। ये नंबर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि आई इसमें नहीं है, क्योंकि पेंटर में आई है ना। बाकी देख लेते हैं आगे क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है, 6 18 54। तो भाई इसमें से इस तरह का ही समरूप चुनना है ना, समुच को विकल्प चुनिए जो मतलब इसी तरह का देखेंगे। क्या 6 18 3 से मल्टीप्लाई किया है, किससे कितना किया, 3 से मल्टीप्लाई किया है ना। 18 3 54 यानी कि 3 से भी मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो आपको देखेंगे कि तो पहला ऑप्शन में क्या है, 15 3 45, और उसमें फिर से 18 3 54 किया, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से करेंगे 5 3 15 4 3 12, यानी कि ये भी 45 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना 135 आएगा, है ना। अब कह रहा 80 नंबर आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आज इतना ही क्वेश्चन आज तक के लिए इतना ही था, और अगले दिन देखते हैं 80 से 81 शुरू किया जाएगा क्वेश्चन को। तो आज इसका आखिरी क्वेश्चन है ना। सरल ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाती है। सबसे आसान क्वेश्चन होता है। इसका एक ही ट्रिक है, अगर जितना 7 गुनी का है तो उससे एक कम कर लेंगे। जब जितना गुना कहेगा, जितना लिख लीजिएगा नोट करके, जितना गुना कहेगा, जितना गुना कहा जाए उससे एक कम कर 100 से गुना तथा
100 से, तो 100 से गुना करने के बाद अगर हमसे क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, तो दर पूछ रहा है, अगर दर पूछेगा तो समय से भाग देंगे। अगर समय पूछेगा तो दर से भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। तो हमको कितना पूछा है? 7 गुना पूछा है, तो 7 गुना 6 होगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा कितना हो जाएगा? 600। सीधा आपको क्वेश्चन में यही बनाना है, यहीं पे बना देता हूँ सीधा। 7 गुना का है तो उसका एक कम करके करना है, तो 600 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और दर पूछा है तो दर पूछा तो समय से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। दर पूछा है तो समय से 24 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 6 चौका 24 और 25 चौका 100, यानी कि 25 वर्ष। ठीक है, सॉरी 25% है ना, 25% आंसर हो गया। ठीक है, 20 तरह बी हो जाएगा, ये हमारा इस तरह से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ठीक है, जो इसको नहीं समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार 2 बार क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर दूसरे पूरा जो बेसिक मेथड उससे बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, सरल ब्याज किसी दर से कोई धनराशि 24 वर्ष में अपने 7 गुनी हो जाती है। ठीक है, मान लेते हैं कोई राशि पी है। ठीक है, क्या है? राशि पी है, तो 7 टाइम कितना है भाई? टाइम तो पूछ ही रहा नहीं, टाइम दिया है 24 वर्ष दिया है, रेट हमसे पूछ रहा है। तो पी है, कोई धनराशि पी है, तो इसमें मिश्रधन क्या कह रहा है? जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है? 7p। क्यों? कि 24 वर्ष में क्या हो जाता है? 7 गुना हो जाता है, तो अमाउंट कितना हो जाता है? 7p। तो हमको ऐसा ही कितना होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे, यानी कि 7p माइनस p, यानी कि 6p, यानी कि 6p हो, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 6p हो जाएगा। तो यहाँ से बना कर देखते हैं, तो आपको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है p इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 6p। अब प्रिंसिपल तो p मान ही लिया, यानी कि p, और आर कितना दिया हुआ है? आर तो हमसे पूछ रहा है। समय कितना दिया है? 24, और समय ये कितना बटा 100। यहाँ से काट के देखेंगे तो 6 चौका 24। ठीक है, और ये पी से पी खत्म कट जाएगा, है ना। तो 6 चौका 24 और 25 चौका 100, यानी कि आर बराबर 25%। इस तरह से आप बना सकते हैं चाहे तो ऐसे भी, लेकिन हमारा सबसे वेस्ट मेथड होता है कि पहले जितना गुनी दिया रहे उसको हम क्या करते हैं, सबसे एक घटाते हैं, यानी कि 600, और बट जितना भी समय दिया है, समय पूछेगा तो दर से भागा, दर पूछेगा तो समय से भाग दे देंगे। तो हमारा यहाँ से भी सीधा 25% आंसर आ सकता है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।